अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की जो हमारी बुक है उसका नाम है रिच डैड पुअर डैड बाय रॉबर्ट कियोसाकी। रिच डैड पुअर डैड जब मार्केट में आई तो काफ़ी लोगों ने उस पर काफ़ी एतराज़ात किए कि यार ये तो रॉबर्ट कियोसाकी साहब जो हैं वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने की आपसे बातें कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी आप पैसे जो हैं ऐसे इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर देखा जाए तो ये किताब कहीं से भी इन्वेस्टमेंट पे आपको मशवरे नहीं देती। हाँ, बीच में एक आध चैप्टर है जहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस आइडियाज़ दिए जाते हैं, लेकिन आपको ये कहीं भी नहीं बताया जाता कि ये किताब जो है वो एक मोटिवेशनल बुक नहीं है। ये किताब सच में अगर देखा जाए तो एक मोटिवेशनल बुक है। इसमें कहीं भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के आइडियाज़ नहीं है कि आप ऐसे पैसे इन्वेस्ट करें ऐसे, बल्कि उसके पीछे का थॉट प्रोसेस है कि आपको पैसे इन्वेस्ट करने से पहले सोचना क्या है, करना क्या है, ये आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए। जैसे अगर आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं तो आप कभी भी जो है फुटबॉल शॉर्ट्स नहीं पहन के जाएंगे। तो ये एक प्री प्रेप होती है कभी भी किसी भी चीज़ के किसी भी काम को करने की। तो इस किताब को आप एज अ प्रेप समझें बिफोर इन्वेस्टिंग समवेयर फाइनेंशियली। तो ये आपका माइंडसेट बनाने में आपको हेल्प करती है। अच्छा जी, तो ये अब ये किताब मार्केट में आई तो इसने काफ़ी जो मिथ्स थी उस ज़माने की 1900s की कि भाई अमीर जो है वो तो पैदा ही अमीर होते हैं इसलिए वो अमीर हैं और उनके बच्चे ही आगे अमीर होंगे और कोई अमीर नहीं हो सकता। तो इसने ये एक मिथ डिस्ट्रॉय की कि कोई भी अमीर हो सकता है। दूसरी बात यह है कि उसमें इस किताब में जो सबसे मेरी फेवरेट चीज़ है और जो बहुत लोगों ने यही ज़्यादातर पिक की है इस किताब से, तो मैं वही जनरल एक जो कंसेंसस है उस पर बात करना चाहूँगा कि जी आपका जो घर है जो हम खरीदते हैं, जैसे हम लोग, मैं जैसे कराची में रहता हूँ, बहुत महंगी है प्रॉपर्टीज़, लेकिन हम लोग कोशिश पूरी ज़िंदगी यही करते हैं कि 10 20 25 साल मेहनत करके पैसे कमा के किसी तरह एक घर बना लें। क्योंकि हमारे यहाँ ये एक बड़ी कॉमन सी बात है कि जी कराची में अगर आपका घर हो जाए ना तो जी आपके बहुत से मसले हल हो जाते हैं। लेकिन रॉबर्ट कियोसाकी साहब कहते हैं कि एक घर बनाना और उसमें रहना ये कहीं से भी एक फ़ायदेमंद सौदा नहीं है। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा सौदा है जिसमें आपने फिर बाद में और ख़र्चा ही करना है। तो आप इसको कभी भी ये मत समझे कि आपने एक घर ले लिया तो वो आपका एक एसेट है। कहते हैं ये एक लायबिलिटी ही है आप। तो जी ये किताब तकरीबन 10 चैप्टर्स पे है और काफ़ी दफ़ा रिव्यू भी हुई है, काफ़ी दफ़ा इसको मतलब एडिशंस भी हुए हैं इसमें, क्योंकि काफ़ी पुरानी किताब है तो नए माहौल, नए एज, नए माइंडसेट्स और नई टेक्नोलॉजी आने से बहुत सी चीज़ें चेंज हुई। तो इस किताब में रिविजन भी होते रहे, एडिशंस भी होते रहे। बेसिकली ये किताब जो है वो कियोसाकी के अब्बा और उसके दोस्त के अब्बा के बारे में, तभी रिच डैड पुअर डैड। कियोसाकी साहब के अब्बा जो थे वो गरीब थे और काफ़ी पढ़े लिखे थे, इंटेलेक्चुअल आदमी थे, नौकरी करते थे, काफ़ी मेहनती थे, हार्ड वर्किंग थे, सब वो ट्रेड्स थे जो एक सक्सेसफुल आदमी में होने चाहिए। लेकिन वो फिर भी एक मिडिल क्लास लाइफ गुजार रहे थे। जबकि कियोसाकी के जो दोस्त थे उनके अब्बा जो थे वो 8वीं जमात फेल थे। ठीक है, 8वीं जमात में बाहर आ गए स्कूल से और उन्होंने लेकिन एक काम किया जो हमारे यहाँ पे वैसे भी नहीं सिखाया जाता। हमारे यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी बच्चे को दुकान पे लेके जाते हैं, जो मुझे इस किताब से अपनी एक पर्सनल एग्जांपल समझ आती है, हमें जब भी कुत्ता अब्बा अम्मा या आप अपने बच्चों को दुकान पे लेके जाते हैं, आप उससे बोलते हैं बेटा चीज़ सेलेक्ट करो, पैसे मैं दूंगा। जबकि आपको करना ये चाहिए कि आप उसको 10 20 50 रुपए 100 रुपये पकड़ाएं और बोले बेटा ये तुम्हारा बजट है, गो फाइंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू विद इट। अब वो 100 रुपये की एक चीज़ ले या 100 रुपये की 100 चीज़ें ले, वो उसकी अपनी मर्जी होनी चाहिए। इसी तरह फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग आती है और इस किताब का असली मकसद ये है कि आपको फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग सिखाई जाए। हमारे यहाँ पे एशियन कल्चर में और इवन पाकिस्तान और फिर स्पेसिफिकली जहाँ मैं बैठा हूँ कराची में, मैंने जो ऑब्जर्व किया है वो हम फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाते। हमारा बच्चा जब तक खुद कमाने ना लग जाए, 20 22 साल का हो गया, 21 साल का हो गया, इवन ट्यूशन्स पढ़ा रहा है, अगर 16 17 साल के ट्यूशन्स पढ़ा रहा है, तब भी वो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग अपनी नहीं ले पाता। तो बचपन से ही जब आप एक बच्चे को फाइनेंसिस को डील करना, पैसे बचाने किस तरह है, खर्च किधर करने हैं, कहाँ फ़ायदा है कहाँ नुकसान है पैसे खर्च करने का, कौन सी चीज़ खरीदने के बाद भी आपको किसी काम की नहीं होगी और कौन सी चीज़ खरीदने के बाद 10 साल बाद आपके बहुत काम आएगी, ये कुछ डिसीजंस होते हैं जो हमारे यहाँ पे नहीं सिखाया जाता, इतने कॉमन नहीं है। अब्बा ही घर चलाते हैं, अब्बा ही हर चीज़ लेके देते हैं, बल्ला चाहिए अब्बा लेके देंगे, ये वो, कभी बच्चे को सेविंग करने का आइडिया नहीं सिखाया जाता। अब शायद अब ये जो नई जनरेशन आई है इसमें थोड़ा बहुत ये रुझान है, लेकिन ज़्यादातर हमारी जनरेशन, एटलीस्ट मेरी जनरेशन में तो ये बहुत फुकदान था इस चीज़ का। अम्मा अब्बा ही जो भी बोलते थे, भाई बस क्या चाहिए, ये चाहिए भाई, अच्छा जी फर्स्ट ऑफ क्लास में ये मिल जाएगा। ठीक है, तो वो हमें कभी सेविंग्स नहीं सिखाएं, कभी फाइनेंशियल डिसीजंस बड़े वाले भी नहीं सिखाए कि भाई पूरे महीने पॉकेट मनी जमा की, 5,000 रुपये जमा हो गए, क्या करोगे अब इसका, कभी सिखाया नहीं कि ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हैं, यहाँ डाल दो, ये कर लो, बॉन्ड खरीद लो, कभी हमें ये चीज़ें नहीं सिखाई गई। तो ये किताब का पूरा जो है ना मकसद ये है
कि बच्चों का माइंडसेट बनाया जाए कि भाई किस तरह अमीर हुआ जाता है, किस तरह सेविंग्स की आदत डाली जाती है, कितने % सेविंग करनी चाहिए। तो जी जो इसका पहला चैप्टर है वो मैं आपको चैप्टर बाय चैप्टर थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा डिटेल में तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आप लोग वैसे ही बोर हो जाते हैं। तो चैप्टर 1 में जो है वो ये बात की जाती है कि जी कहा जाता है अमीर जो है ना वो बहुत मेहनत करते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि अमीर मेहनत नहीं करते। प्रॉब्लम इज अमीर जो है ना वो सीखने के लिए मेहनत करते हैं। उनका काम ये होता है कि यार नौकरी नहीं करनी, किसी तरह कुछ अपना छोटा मोटा ठिया लगा लेना। एक लोकल टर्म में अगर मैं बोलूँ कि अपना ठिया, अपना सेटअप, एक छोटा सा हो लेकिन अपना, क्योंकि वट एवर यू अर्न थ्रू दैट वो सारा प्रॉफिट आपका है। जबकि जॉब में आप चाहे जितनी भी मेहनत करें, आप अगले को 20 करोड़ रुपए की डील भी करा के दे दें, एट द एंड ऑफ द डे आप अपना वही 50-60 हज़ार लाख रुपए जितनी भी आपकी तनख्वाह हो, बेशक 10 लाख रुपए तनख्वाह हो, आप अपनी एक फिक्स्ड अमाउंट ही लेके जाएंगे। तो पहला चैप्टर इससे डील करता है। दूसरा चैप्टर कहता है कि जी कभी भी ऐसी चीज़ मत खरीदें जिसको खरीद के आपको खर्चा करना पड़े। कोई ऐसी चीज़ खरीदें जिसको आप खरीदें तो आपको फ़ायदा दे। जैसे कि गाड़ी होती है, हम लेते हैं, बहुत खुश होते हैं, हो घर में गाड़ी आ गई, बहुत अब सुकून हो जाएगा। गाड़ी खर्चा मांगती है, आप बिल्कुल नहीं और गाड़ी भी लें तो 2-3 साल बाद वो खर्चा मांगने लग जाएगी। आप उसके काम कराएंगे, उसकी ट्यूनिंग, उसका ऑयल चेंज, उसके 10 काम होते हैं जिस पे आपका खर्चा ही होगा। तो ये कहीं से भी इनकम प्रोड्यूसिंग एसेट नहीं है, ये उल्टा आपका खर्चा करा रहा है, ये लायबिलिटी है आपका। तो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट मत करें। अगर आप गरीब हैं या मिडिल क्लास हैं तो कोशिश करें कि गाड़ी खरीदने से पहले छोटी मोटी ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहाँ से आपके महीने के 5-10-20 हज़ार, 2 हज़ार, 4 हज़ार कितने भी आ रहे हो, लेकिन आपके पैसे से थोड़ा बहुत पैसा बन रहा हो। इसके अलावा जब जो चैप्टर 3 में जाते हैं तो चैप्टर 3 में वो बहुत अच्छी बात करते हैं जो मुझे बहुत पसंद है कि भाई अपने सबसे पहले तो कर्जे उतार दें। अगर आप, होता है मजबूरी है, हालात बहुत अजीब से होते हैं कभी कभी लोगों के, कोई ऐसे जज करने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर आप पे कर्जा है, कोशिश करें सबसे पहले कर्जे उतारें। और अपना टाइम जो है ना, पैसे तो बहुत ज़रूरी है, देखिए पैसे तो ज़रूरी है इन्वेस्ट करना, लेकिन बिजनेस में टाइम की बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अपना टाइम जो है वो ऐसे एसेट्स के लिए बनाएं जो आपको पैसा कमा के दे। तो खाली इस किताब में आपको कहीं भी ये नहीं बोला गया कि सिर्फ पैसा चाहिए आपको अमीर होने के लिए, आपको टाइम भी चाहिए, और टाइम आपको निकालना पड़े, बनाना पड़े, जो भी करना पड़े वो आपको इवेंचुअली करना पड़ेगा। तो टाइम इज़ मनी, मनी इज टाइम। इसके अलावा चैप्टर 4 में जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी एक आदत होती है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनकी आदत होती है कि वो पहले कमाते हैं, फिर खर्च करते हैं, फिर टैक्सेस देते हैं। ये एक बड़ा मज़े का एक आइडिया था जो इस किताब में था कि कमाओ, खर्च करो, फिर टैक्सेस दो। हमारा क्या होता है, जो नौकरी करने वाला बंदा होता है, मैं भी नौकरी करता हूँ, तो नौकरी करने वाले बंदे का क्या होता है कि वो पहले कमाता है, फिर वो टैक्सेस दे देता है, मेरी तनख्वाह से ही मेरा टैक्स कट जाता है, और फिर जो है मैं जाके बगैर टैक्स के सब चीज़ें होने के बाद मैं खर्च करना शुरू करता हूँ। ये गलत आदत है। कियोसाकी साहब कहते हैं कि जब आप बिजनेस में चले जाते हैं, और जो आपको जाना चाहिए वो तो आपको पूरा प्रॉपर माइंडसेट तैयार करेंगे आप बिजनेस में जाएं। वो कहते हैं कि आपको बिजनेस में जाना है तो इसीलिए जाएं कि आप जब भी कमाएंगे आप पहले जो है खर्च करेंगे, अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें वनख्वाहें देंगे, सारे खर्चे वर्चे पूरे करेंगे, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उस पर आपकी टैक्सेशन होगी, तो आपको इवेंचुअली फ़ायदा ही है। जबकि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको तो वैसे ही कट के तनख्वाह मिलती है। इसके अलावा फिर वो आगे चलते हैं, वो कहते हैं कि यार यूनिक आइडियाज़ पे बात करें। ये बहुत कॉमन सी बात है कि हर कोई नया आइडिया लाने आएगा। मार्क ज़करबर्ग, अगर आपने सोशल नेटवर्क देखी है, कहीं से भी उसका इरादा नहीं था कोई इतनी बड़ी एक जाइंट कंपनी बना लेगा फेसबुक। उसका आइडिया सिंपल सा था कि यार बच्ची जो मेरी है मुझे छोड़ गई है, ब्रेकअप हुआ और मैं उसको स्टॉक कर लूँ किसी तरीके से। तो उसने कोई एक वेबसाइट बनाई, इवेंचुअली कॉलेज से निकल के, वो यूनिवर्सिटी से निकल के इतनी बड़ी चीज़ बन गई, आज फेसबुक इज़ अ $multi-billion कंपनी। तो ऐसे आइडिया को देखें जो दुनिया में लोग कर भी रहे हैं। देखें एक और चीज़ होती है क्रिएटिविटी में, क्रिएटिविटी ये नहीं है कि आप कोई नई ईजाद करें। समझे ये परफ्यूम का बॉटल है, क्रिएटिविटी ये नहीं है कि मैं ये नया परफ्यूम का बॉटल बनाऊँ। क्रिएटिविटी ये है कि मैं इस परफ्यूम के बॉटल में नया परफ्यूम डाल के, कोई नई सेंट डाल के, कोई नई शेप डाल के, कोई नई मार्केटिंग करके इस परफ्यूम से दूसरी परफ्यूम बना के बेचना शुरू कर दूँ। तो क्रिएटिविटी ये, आप मार्केट में जाते हैं आपको 5,000 परफ्यूम्स दिखते हैं, कोई एक बहुत बड़ा ब्रांड होगा उसकी बहुत सेल्स होती हैं, लेकिन बाकी ब्रांड भी तो वहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, वो भी पड़े हुए हैं मार्केट में शेल्फ में, वो भी कुछ लोग उठाते हैं। तो क्रिएटिविटी ये कभी भी नहीं है कि आप रोज़ नई चीज़ ही बनाएं, हर रोज़ एक नई चीज़ बनाना इम्पॉसिबल है। क्रिएटिविटी ये भी है कि आप एग्जिस्टिंग आइडिया को लें, उसको उठाएं और उस आइडिया में अपना इनोवेशन, जो आपको लगता है कि ये चीज़ इसमें कमी थी, ये करके आप एक क्रिएटिव आइडिया सामने लाएं और उस पर इन्वेस्ट करें। और कियोसाकी साहब कहते हैं आप कामयाब ज़रूर होंगे। अभी कियोसाकी साहब कहते हैं बाकी आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा खुद ही। इसके अलावा चैप्टर 6 में जब वो आते हैं तो वो कहते हैं कि यार काम करें पैसा कमाने के लिए नहीं, नौकरी कर भी रहे हैं, करें, कोई मसला नहीं,
लेकिन काम करें अच्छे लोगों के साथ, अपनी फील्ड के लोगों के साथ, डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ काम करें सीखने के लिए। अगर आप काम कर रहे हैं कि यार मैं पैसे कमा लूँ नौकरी से, 10-20 लाख जमा करके बिजनेस करूँगा, तो नहीं कर पाएंगे आप। जब एक सेफ्टी नेट में फंस जाते हैं ना कि यार नौकरी है, हर महीने पैसे आ रहे हैं, बिजनेस में आएंगे नहीं आएंगे, बैंकरप्ट ना हो जाऊँ, डूब ना जाए, तो उस सेफ्टी नेट से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो कहते हैं नौकरी करें, कोई मसला नहीं है नौकरी से, लेकिन इस तरह करें कि आप सीखें, काम सीखें, दूसरों के बिजनेसेस में जाके उनकी हेल्प करें, थोड़ी बहुत तनख्वाह लें, लेकिन देखें काम चलता कैसे है। नौकरी भी कर रहे हैं तो देखें कि वो सेटअप चलता कैसे है, उस सेटअप से फ़ायदा उठाएं, उस सेटअप को समझें, फिर अपना सेटअप लगा लें छोटा सा। कोई भी नहीं कह रहा आपको एक पहले दिन ही $multi-billion कंपनी स्टार्ट करनी, यू कैन स्टार्ट स्मॉल, लेकिन इवेंचुअली आइडिया आपका बड़ा होना चाहिए कि यार मैंने बड़ा होना है। बाकी फिर आगे एक चैप्टर 7 में एक कुछ आदतें हैं, वो बताते हैं कि यार ये आदतें ना आपको कभी अमीर नहीं होने देंगी, और ये आदतें आपको हमेशा बस एक नौकर बना के रखेंगी। 50-60 साल आप नौकरी कर पाएंगे, आप कभी भी एक छोटा सा भी रिस्क नहीं ले पाएंगे बिजनेस का। सबसे पहले ये फियर, डर कि यार ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। सिनिसिज्म कि यार मेरा बिजनेस का आइडिया ऐसा है वैसा है, ऑलरेडी हुआ हुआ ये वो। तीसरी चीज़ है लेजीनेस, सुस्ती, वो तो हमारा कौमी शेवा है। हम पाकिस्तानी काफ़ी, और पाकिस्तानी नहीं, मैं एज ए एशियन रीजन ही सबको बोलता हूँ, बहुत सुस्त है हम लोग। बैड हैबिट्स, कोई आपकी गलत आदत है, आपको 12 बजे उठने की आदत है, कोई मसला नहीं आप उठें, लेकिन अगर आप 12 बजे उठ रहे हैं तो फिर आप ये देखें कि आपका कंस्ट्रक्टिव दिन का जो टाइम है, कितना टाइम आप चीज़ों को दे पा रहे हैं। जल्दी उठें कोई मसला नहीं, देर से उठ रहे हैं कोई मसला नहीं, लेकिन ये फिर सोच लें कि 12 बजे उठ रहे हैं तो फिर रात को 2-3 बजे तक आप कुछ कंस्ट्रक्टिव कर रहे हो ज़िंदगी में। ये ना हो रहा हो कि 6-6 घंटे यूट्यूब पे, फेसबुक पे गुजार रहे हैं। तो लेजीनेस, बैड हैबिट्स, अपनी कोशिश करें उनसे लड़ें, उनको तोड़ें। इसमें बैड हैबिट्स पे काफ़ी लंबा एक सेक्शन है कि भाई किस तरह आप उनको ख़त्म कर सकते हैं। फिर एक चीज़ होती है एरोगेंस। ये इन 5 में से ना मेरे ख्याल से सबसे डेंजरस चीज़ है। एरोगेंस ये है, मैं क्यों करूँ, मैं क्यों करूँ, मैं तो बहुत अच्छी पोजीशन पे हूँ नौकरी में, मैं पागल थोड़ी हूँ अपना सब कुछ करियर तबाह कर दूँ, ये कर दूँ वो कर दूँ। एरोगेंस से निकले, छोटा काम भी है करें। अपनी दुकान है, कभी झाड़ू भी लगा लें, कोई मसला नहीं है। आपकी अपनी दुकान है, आप उससे लाखों रुपए अगर कमाते हैं तो कभी कभी वहाँ पे सफाई भी कर लें, कभी डेस्क साफ कर लें अपना। कोई नहीं कह रहा रोज़ जो है भंगी वाली हालत में जाके झाड़ू लगाएं। आप अपना डेस्क साफ कर लें, छोटे छोटे काम करें, अपने अंदर एरोगेंस कभी नहीं लाएं, ह्यूमिलिटी रखें। करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं, हम्बल रहें। और फिर वो चैप्टर 8 पे आते हैं, वो कहते हैं कि यार दुनिया में ना, ये एक बड़े मज़े की पॉइंटर है, दुनिया में हर जगह सोना है। कहते हैं आप एक छोटी से छोटी चीज़ को भी देखो ना, वहाँ पे सोना मौजूद है, आपको बस ढूंढने वाली आँख चाहिए। ये जो चैप्टर 8 है, ये आप लोगों को अगर हाथ में किताब लगे, PDF चोरी कर लेना, आप लोगों को पता है आराम से हो जाती है। आजकल बहुत आगे चली गई टेक्नोलॉजी, हर किताब ऑनलाइन मौजूद है। इसका चैप्टर 8 जरूर पढ़िएगा। चैप्टर 8 का मेन जो प्रेमिस है वो ये है कि भाई देयर इज गोल्ड एवरीवेयर, यू नॉट ट्रेन टू सी इट। हर जगह एक अपॉर्चुनिटी, एक बिजनेस आइडिया, एक अपॉर्चुनिटी है। बाइकिया जैसे आया कराची में, करीम उबर वॉज गुड इनफ, लेकिन किसी ने बाइकिया का आइडिया भी निकाला ना कि यार बाइकें बहुत चलती हैं, बाइकों वाले को इस काम पे लगा देते। तो देयर इज गोल्ड एवरीवेयर। आप घर से निकलते हैं ना, आपके सामने 50 बिजनेस आइडियाज घूम रहे होते हैं। बिजनेस बेसिकली यही होता है ना कि एक प्रॉब्लम है और आप एक सोल्यूशन दे रहे हैं, तो आपको 50 प्रॉब्लम्स दिखते हैं कराची में, उनमें से कोई बिजनेस आइडिया निकालें, कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत आइडियाज है बिजनेस के, क्या डरना नहीं है, शक नहीं करना अपनी नीयत पे, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्लाह का नाम लेके घुस जाना है। लेजीनेस नहीं शो करनी। बुरी आदतें अगर आपकी कोई ऐसी हैं जो आपके बिजनेस या आइडिया में खामी आ रही है, उन आदतों को ख़त्म करें, फिर आप घुसें। और एरोगेंस मत दिखाएं। काम कर रहा है, करना है भाई, करना है, धंधा है धंधा। ये वाली जो मेंटालिटी जो मेमन्स की है, और कुछ हद तक दिल्ली वालों की, जो बिजनेस कम्युनिटीज़ हमारे यहाँ मानी जाती है कि यार ये लोग बहुत कट थ्रोट बिजनेसमैन है, उनकी यही आदत है, उनमें एरोगेंस नहीं है। आप देखिएगा कभी कभी प्रेसिडेंट भी होते हैं कुछ मार्केट्स के, वो भी सुबह आके अपनी दुकान का शटर खुद खोलते हैं। नौकर है उनके सामने 4 नौकर, लेकिन वो अपना शटर खुद खोलते हैं। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एरोगेंस वगैरह साइड पे रखनी पड़ती है। ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड बुक। स्टोरी भी है इसमें लेसन्स भी हैं बहुत सारे। बट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि कहीं भी ये मत सोचिएगा इस किताब को पढ़ते हुए कि ये आपको कोई बिजनेस आइडिया देगी या इन्वेस्टमेंट करना सिखाएगी। ये सिर्फ आपका माइंडसेट बनाएगी कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका दिमाग होना कैसा चाहिए, ताकि फिर आप जब रेडी हो तब आप इन्वेस्टमेंट कर सकें। यानी आपने क्रिकेट के कपड़े पहन के ही क्रिकेट खेलनी है, ये नहीं कि फुटबॉल के कपड़े पहन के सोच रहे हैं क्रिकेट खेलूंगा। तो आपका माइंडसेट बनाएगी। तो टिल द नेक्स्ट बुक, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब कर लें, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, मुझे ये आदत नहीं है, देखी जाएगी, कभी ना कभी हो ही जाते हैं सब्सक्राइबर हर किसी के। तो दिल कर रहा है तो कर लें, नहीं कर रहा तो नहीं करें, ठीक है। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।